हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक सुंदरम, आप सभी का टीचर। और आज हम पढ़ाई करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम जो चैप्टर है ऑलरेडी इसके बारे में आपको पहले से नॉलेज है, क्योंकि क्लास 8 और 9 में आपने पढ़ लिया है। बट कुछ और डिटेल में हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे। अभी तक आपने रेशनल नंबर पढ़ा होगा, राइट। तो अब क्लास 10th में आपको इसे थोड़ा सा ऊपर जानना है। इरेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग भी थोड़ा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बहुत अच्छा वेटेज है इसका बोर्ड में, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम को ब्रॉडली, ठीक है, मोटा मोटी तौर पे अगर हम कहें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जिसमें हमारा आता है रियल नंबर, ठीक है, और एक है इमेजिनरी नंबर। देखो, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है ना, जितने नंबर्स के बारे में आप जानते हैं वो सभी रियल नंबर्स ही हैं। जैसे कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे रियल नंबर हैं, राइट। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर एक ऐसे नंबर्स हैं जिनको नंबर लाइन पे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। बिल्कुल वैसा ही एक दूसरा नंबर भी होता है जिसको रियल नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। वैसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर पर कहते हैं, ठीक है। और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के बनाया जाता है। तो इन दोनों के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में आप नेक्स्ट क्लास यानी कि क्लास 11th में पढ़ाई करेंगे। और अभी जो हमारे सिलेबस में है वो है सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर को जानने से पहले आपको थोड़े से डिनोटेशन या आप कहें नोटेशन याद होना चाहिए कि कैसे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर कैपिटल एन, रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू, इरेशनल नंबर को कैपिटल टी, इंटीजर्स को आई या फिर कहीं कहीं आपको जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और प्राइम नंबर को स्मॉल पी से। अदर जो कंपोजिट नंबर हैं, इवन नंबर हैं या ऑड नंबर्स हैं, इनकी कोई वैसी रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर की सबसे पहला चीज़ पढ़ते हैं, और उसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी बचपन की पढ़ाई को अपनी याद करते हैं। बचपन में आपने डिवीज़न पढ़ा था, राइट। डिवीज़न याद है किस तरीके से हम लोग करते थे? बिल्कुल इसी तरीके से ना, जैसे मैं यहाँ इस बॉक्स में लिखा हूँ। जैसे कि अगर मुझे 3 से 5 को अगर डिवाइड करना हो तो कुछ इस तरीके से लिखते थे। 1 टाइम्स में ये लगता था, ये 3, इसको हम लोग माइनस करते थे और नीचे में एक नंबर आता था, राइट। इस चीज़ को पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये जो 3 है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं हम लोग डिवाइज़र। दिस इज डिवाइज़र। 5 इज योर डिविडेंट, 5 is your dividend, 1 is your quotient, 1 is your quotient, and the 2 that is remainder, and 2 is the remainder, right। अगर इस डिवीजन को, इस पूरे डिवीजन को अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, जो डिविडेंट होता है वो डिवाइजर और क्वोशिएंट का प्रोडक्ट होता है, प्लस उसमें रिमाइंडर को हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल के लिए 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2, राइट। ऐसे हम लिख सकते हैं। डिवीजन पढ़े थे, राइट। ऐसे ही किए थे बचपन में डिवीजन। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, राइट ना। चलिए, इसी से रिलेटेड चीजें जो है आपको क्लास 10th में क्या कहा गया है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, ये एक लेमा है। लेमा क्या होता है पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। लेमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट है, राइट। ये पहले से प्रूफ किया गया, इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट इसके हेल्प से हम लोग अदर थिंग्स, अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, राइट। तो
ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ये कहता है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट, कोई भी दो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b है तो इनके बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप होगा। वो किस तरीके से होगा, कुछ ऐसा होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बिल्कुल वैसा ही जो अभी आपने यहां पे किया था, राइट, जो अभी हमने यहां पे किया है। जैसे जो डिविडेंट होता है वो डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी नंबर को, किसी भी दो नंबर को a और b, ठीक है, इनको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और गौर करो, जब आप डिवाइड लगाते हैं ना, जो डिवाइजर होता है, रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा डिवाइजर से कम होती है, राइट, और मिनिमम 0 हो सकती है। बिल्कुल उसी तरीके से जो यहां r है ना, r की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के b से छोटा होगा। ध्यान रहे इसमें हर एक चीज इंटीजर है, हर एक चीज क्या है, a b q r, ये सब क्या है, सब के सब इंटीजर्स हैं, राइट। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि इस तरीके का एक रिलेशनशिप होता है जो कि बिल्कुल यूनिक होगा, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी लास्ट एग्जाम्पल मैंने लिया था 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, बिल्कुल वैसे ही अगर आप कोई और नंबर अगर लेते हैं जैसे 8 को, ठीक है, तो इसको 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। जैसे 3 से अगर आप 8 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में होगा, ठीक है, और ये 2 आएगा, तो 8 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2। a this is your a actually, so a is equal to nothing but b, that is your divisor, in multiplied by q, that is your quotient, plus remainder। ओके, यहां तक समझ में आया। चलिए, इसके लिए इस चीज को और बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिदम है। पहले समझते हैं एल्गोरिदम एक्चुअली क्या होता है। एल्गोरिदम एक प्रोसेस होता है, राइट। आप सभी मैगी बनाए भी होंगे घर पे, राइट। तो मैगी बनाने का भी एक प्रोसेस है। पहले पानी को गर्म करते हैं, फिर उसमें नूडल्स को डालते हैं, मैगी नूडल्स को डालते हैं, फिर मसाले डालते हैं और फिर गर्म करते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि पहले नूडल्स डाल देते हैं, फिर मसाले डालते हैं और लास्ट में पानी डालते हैं, राइट, खराब हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, एक प्रोसीड्योर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी एक वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, ठीक है, किसी भी सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या क्या है इसमें, ये एल्गोरिदम से क्या होता है जरा समझते हैं फिर, और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मुझे दो नंबर का HCF अगर निकालना है, फॉर एग्जांपल 18 एंड 40 का, तो बचपन में हम लोग कैसे करते थे। बचपन में दो नंबर का HCF निकालना हो तो हम कैसे करते थे, याद है आपको बचपन के तरीके से। तो इसमें देखते थे कि दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है, राइट। तो 40 जो है वो बड़ा है, 18 जो है वो छोटा है। तो हम लोग क्या करते थे, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते थे, या फिर जिसको हम लोग सक्सेसिव डिवीजन मेथड बोलते हैं, ये यूज करते थे, राइट। 40 को 18 से हम लोग डिवाइड किए, राइट। तो ये कंप्लीट एक डिवीजन हुआ। उसके बाद जो रिमाइंडर आता था उससे डिवाइड करते थे पिछले वाले डिवाइजर को, राइट। ये 18 उठ के यहाँ आता था और फिर ये डिवीजन जो है वो कंटिन्यू होता था अनटिल एंड अनलेस लास्ट का रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ऐसा ही करते थे, याद है। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, बट इस बार क्या करेंगे, इस चीज को जरा ध्यान रखिए। देखिए इसमें एक ये डिवीजन है, मैं कुछ डिविजन्स को जो है एक मार्क कर देता हूं, ठीक है। एक ये डिवीजन है, एक ये वाले डिवीजन है, इसमें टोटल 3 डिवीजन अवेलेबल है, राइट, और एक ये वाले डिवीजन अवेलेबल है। अच्छा, एलसीएम कौन होता था इसमें, इस चीज का जरा ध्यान देंगे। एलसीएम कौन सा होता था, जो लास्ट वाला डिवीजन होता था ना, उसका जो डिवाइजर होता था वो हमारा HCF होता था, राइट। अभी इस वाले मेथड में जब इस तरीके से अभी हमने डिवाइड किया और इसको इस तरीके से हमने लिखा था, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से इस पूरे डिवीजन को हमें लिखना है, इस पूरे डिवीजन को हमें लिखना है। कुछ इस तरीके से लिखाएगा ये,
कुछ ऐसे ही लिखाएगा 40 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4, राइट। जो दूसरा जो डिवीजन है वो कैसे लिखाएगा, तो 18 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2, करेक्ट। एंड नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, 4 इज नथिंग बट 2 इंटू 2 प्लस 0। इस चीज का ध्यान रखेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि आप नंबर्स को बिल्कुल इस तरीके से लिखना है। देखो ये समझाने के लिए मैंने बताया था आपको, ये वाला अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको मेन ये शो करना है। तो अगर मुझे दो नंबर 18 और 40 का अगर एलसीएम निकालना होगा ना, तो जो बड़ा है उन दोनों में से 40 इज इक्वल टू सेकेंड वाला नंबर, छोटा वाला नंबर, मल्टीप्लाइड बाई सम अदर नंबर, जो एक्चुअली आप जब डिवीजन करते हैं तो वो कोशिएंट होता है, ठीक है, दैट नंबर प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना। अगेन ये जो 18 होगा आप उसको फिर इस तरीके से लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, राइट। जैसे ये रहा आपका सेकेंड डिवीजन में जो आपने किया, बिल्कुल वही। जब आप ये पूरा करेंगे तो जो आखिरी वाला जो लाइन होगा, जो लास्ट स्टेप होगा जिसमें रिमाइंडर 0 आता है, करेक्ट, उसका जो डिवाइजर होगा वो हमारा बनता है HCF, करेक्ट। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कभी कभार लिखने में बच्चे उल्टा कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 लिख देते हैं, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का बहुत सिंपल तरीका है, पता है क्या, ये जिस स्टेप में आपको रिमाइंडर 0 आया ना, उसके पहले वाला स्टेप को देखो और उसका जो रिमाइंडर होगा वो आपको HCF बताएगा, वही HCF है। तो 18 और 40 का HCF क्या होगा, 2 होगा। प्रोसेस समझ में आ गया, ये स्टेप्स समझ में आ गया। और देखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। और a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में सारे स्टेप्स को लिखने हैं जब तक r 0 ना हो जाए, और जैसे ही 0 होगा उसे पहले वाले स्टेप का जो रिमाइंडर होगा वो आपका HCF बन जाएगा, करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं इसके लिए। जैसे कि दो नंबर है 272 एंड 1032। अब इसका यूक्लिड एल्गोरिदम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से आपको HCF निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीका है निकालने का, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो देखो, आप इतने अगर इंटेलिजेंट हो कि आप 1032 इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाइड बाई सम नंबर प्लस सम नंबर खुद से अगर लिख सकते हो तो लिख लो। नहीं समझ में आता है, द सिंपलेस्ट वे, आप रफ पेज पे ये वाला जो बचपन वाला तरीका है ना उसको यूज कर लो, और जैसे ही आप ये यूज करोगे ना, यहां से तुरंत आपके पास सारा डिटेल आ जाएगा कि 1032 में 272 मल्टीप्लाइड बाई क्या करना है, तो 3, एंड एडिशन क्या करना है, तो 216, ठीक है। तो इसको हम लोग बिल्कुल किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमारा लिखाएगा 1032 इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 216। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखाएगा, ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप में जो 272 है, यानी कि पहले वाले का डिवाइजर 272 इज इक्वल टू रिमाइंडर, पहले वाले का रिमाइंडर 216 मल्टीप्लाइड समथिंग, तो आप डिवीजन में देख लो यहां पे क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 56। अब हम क्या लिखेंगे इसके बाद, तो ये आएगा 216 इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 216 56 से मल्टीप्लाई किए तो कोशिएंट क्या आ रहा है 3, देन मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है 48, दैट इज 48। अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, राइट, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। नाउ द 56 इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाइड बाय, देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये वाले में 56 इज इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 8,
ओके, अब 48 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस, और आखिरी में रिमाइंडर क्या है 0। यहां तक समझ में आया? जैसे ही हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, यहां रुक जाना है अब, करेक्ट। तो हमारा HCF क्या होगा? तो हम यहां पे लिख सकते हैं द HCF ऑफ 272 and 1032 इज इक्वल टू हाउ मच? अब अगर आपको ये कंफ्यूजन है 8 होगा या 6 होगा, तो कंफ्यूज मत होना, प्रीवियस वाले स्टेप का जो रिमाइंडर है वही है, तो दैट इज 8 एंड दिस इज योर आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये जो स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं। अगर ये स्टेप लिखने में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल इस तरीके का एक रफ में बना लीजिए और तब फिर इसको कीजिए। बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है बनाने का, राइट? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम से 4052 और 12576 का HCF निकालना है। निकल जाएगा, बहुत सिंपल है, राइट? लॉन्ग एक सक्सेसिव डिवीजन में मेथड लगाइए, ओके, और वापस से उसको जो एल्गोरिदम जो दिए गए हैं उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके लिख लीजिए, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके का लिखाता है। आप एक बार करके देखिए, पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कीजिए, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर डाउट होता है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो फाइनली आपको HCF इसका 4 आएगा, ओके। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं, जैसे कि इसमें हमें कहा गया है कि ये HCF दिस एंड दिस, HCF आपको निकालना है, ठीक है? और इस HCF को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, राइट? इस का यूक्लिड एल्गोरिदम से इन 1651 एंड 2032 इन दो नंबर का HCF निकालना ही है, ठीक है? और फिर उन HCF को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये काम हम कर लेंगे। यहां से हमें HCF पता चल गया। ये स्टेप अगेन नहीं समझ में आता है तो क्या करेंगे हम लोग? लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, सक्सेसिव डिवीजन मेथड यानी वो लगाना है, ओके? और फिर ये स्टेप लिख देना। अब क्या करेंगे इसके बाद? अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 को पकड़ो। आपको क्या क्या चाहिए इसमें? 1651 चाहिए, 2032 चाहिए, ठीक है? इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा? यहां से हम क्या करेंगे? 127 जो कि इसका HCF था, ऑफ कोर्स जो सेकेंड लास्ट जिसमें मैं बताया था ना, जो रिमाइंडर जो है जो HCF बनेगा, यानी कि सेकेंड लास्ट से इक्वेशन को पकड़ेंगे, जो यहाँ पे इक्वेशन 2 है, ठीक है? और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ये है, राइट? अब यहां से एक चीज का ध्यान दो, इसमें हमारे पास अननोन क्या है? 381 की हमको वैल्यू निकालनी है। ध्यान दें, तो 381 की वैल्यू आप कहां से निकाल सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1 से निकाल सकते हैं, राइट? तो इक्वेशन नंबर 1 से 381 की वैल्यू निकाल के हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा कि 1 to 7 को जो है हम लोग इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं, तब इस इक्वेशन को, ये जो अभी आपने इक्वेशन निकाला उसको, और ये जो दिया गया है यहाँ पे इक्वेशन, जो फॉर्म जो आपको दिया गया, इन दोनों को जैसे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी m की वैल्यू 5 है एंड n की वैल्यू -4 है, ओके? इस पे देखो, एक क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, और होना भी चाहिए, ठीक है? अगर आपको सब कुछ समझ रहा है, समझ में आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सब कुछ सच में आ रहा है समझ में, शायद यहाँ आ रहा है। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आप कंफ्यूज जरूर होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम लोग? बार बार रिपीट करेंगे, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? वो क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, ठीक है? आपको पहले अटेम्प्ट करना है, फिर जहां डाउट होगा वहां निकालना है। एक बार स्टेप इसको फिर से समझते हैं हम लोग क्या करेंगे?
जो सबसे आखिरी वाला स्टेप होगा उससे जस्ट पहले वाला जो इक्वेशन होगा उससे एचसीएफ, रिमाइंडर ही एचसीएफ निकलता है, ये हमें पता है। तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि दिस नंबर इज इक्वल टू समथिंग, ये निकल गया। उसमें जो मेरे पास अननोन नंबर होगा, क्योंकि देखो इस फॉर्म को याद रखो, इसमें क्या चाहिए 1651 चाहिए, 2032 चाहिए, इसमें क्या है 1651 है, 2032 नहीं है, तो वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इस नंबर में ये जो अननोन नंबर है मेरे पास, जो नहीं चाहिए मुझे, वो नंबर और जो गिवन नंबर है उसमें रिलेशन इक्वेशन नंबर 1 हमें दे सकता है। तो फिर इस नंबर की वैल्यू को इक्वेशन 1 से निकालेंगे, इसमें डाल देंगे, राइट। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल इसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में क्वेश्चन ने दिया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ओके, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिससे कि हम क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको थोड़ा स्ट्रांग करेंगे इसमें खुद को। ओके, so that every even integer in the form of 2q and that every positive odd integer in the form of 2q plus 1 where q is the sum integer। अब आपको एक चीज प्रूफ करना है इसमें कि जितने भी इवन इंटीजर्स होते हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं और जितने भी ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं, राइट। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एक इंटीजर लेते हैं a जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और b को 2 लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही एक अच्छी बात है और एक क्वेश्चन ही राइज होना चाहिए कि आप b को 2 क्यों ले रहे हैं। अभी हम लोग जब जितनी बार भी क्वेश्चंस करेंगे ना, b की वैल्यू बदलती जाएगी। b की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, हमने। v की वैल्यू डिसाइड करेगा क्वेश्चंस। यहां इस क्वेश्चंस के अंदर जरा ध्यान दो, आपको जो फॉर्म जो पूछा जा रहा है ना, वो सम नंबर का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। ये जो फॉर्म है वो 2 इंटू क्यू है, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर्स, 2 मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर्स। दूसरा भी फॉर्म वही है 2q प्लस 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर्स। जब इस तरीके का चीज जब आपको मिले तो ये जो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना उस क्वेश्चन के अंदर, जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए, b को आपको वही नंबर लेना है, ठीक है। b को आपको वही नंबर लेना। अब इस पे लगाएंगे हम लोग यूक्लिड। a इज इक्वल टू 2q प्लस r। अब r की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। क्यों, r की वैल्यू होती है 0 से लेकर के b तक, और यहां b क्या है, ये 2 के बराबर है। तो 0 से 2 के अंदर, यानी कि 2 से छोटा, तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, और कुछ तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम लोग r की वैल्यू 0 रख लें और r की वैल्यू को 1 रख लें, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 2q बन जाएगी, और दूसरे में a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 बन जाएगा, करेक्ट। ये समझ में आ गया। अब देखो ये a इज इक्वल टू 2q, सम नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका मतलब क्या है, 2 इसका फैक्टर है, और किसी भी नंबर का अगर 2 फैक्टर होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, राइट, करेक्ट। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर आइदर इवन एंड ऑड। तो देखो 2q जो है क्या है, ये एक इवन इंटीजर बनेगा। क्यों, क्योंकि 2 इसका फैक्टर है। और जो नहीं होता है वो कौन बनते हैं, जिसका 2 फैक्टर नहीं होता है वो कौन बनते हैं, वो ऑड नंबर बनते हैं, राइट। तो डेफिनेटली 2q प्लस 1 इज अ ऑड नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं वो आइदर इवन है और ऑड है। तो 2q वाले क्या क्या बन जाएंगे, इवन हो जाएंगे, और जो बचे हुए कौन होंगे, 2q प्लस 1 होंगे, तो वो क्या बन गए, ऑड बन गए, करेक्ट। चलिए बिल्कुल इसी तरीके का सवाल है, अभी जैसा मैंने आपको समझाया ना, बिल्कुल वैसे ही सवाल है ये।
so that the square of any positive integer in either in the form of 3m और 3m plus 1, जब m क्या है, एक इंटीजर से। अब ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में जिस फॉर्म में दिया होगा, फॉर्म जिस नंबर के मल्टीप्लाइड में होगा, b की वैल्यू वही लेंगे। अगेन यहां पे हम क्या करेंगे, एक लेंगे, लेट a बी द आर्बिट, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। देखिए लास्ट क्वेश्चन में ये 2q था, 2q प्लस 1 था, इसलिए b की वैल्यू 2 ले लिया। तो इस क्वेश्चन में 3m प्लस 1 की बात कर रहे हैं, तो b की वैल्यू 3 ले लेंगे। और जैसे ही आप b की वैल्यू 3 लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये इक्वेशन निकल के आता है, राइट, कि a इज इक्वल टू 3q प्लस r। अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर के 3 तक जाएगी, 3 से स्मॉल होगी वो हमेशा। तो यार 0 हो सकती है, r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, बस ये 3 कंडीशन ही पॉसिबल है, राइट। ये 3 कंडीशन पॉसिबल है, तो इन तीनों कंडीशन को हम लोग 1 बाय 1 लेके चलेंगे। अब एक्चुअली क्वेश्चन ने मुझे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है ना, स्क्वायर, और a हमने एक पॉजिटिव लिया था, तो हम लोग क्या करेंगे, इस a को स्क्वायर कर लेंगे, बस कर लिया स्क्वायर। क्वेश्चन ने बोला है कि भैया स्क्वायर करना है आपको, तो हम क्या किए, स्क्वायर कर लिया, फाइन। अब कंडीशंस में केस वन में हम लोग r को 0 लेके चलेंगे, फिर r को 1 मानेंगे और फिर 2 मानेंगे, और फिर देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। जैसे ही हम लोग r को 1 लिए, तो जो हमारा ये इक्वेशन है a स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 9q आ जाएगी, फाइन। दिस इज 9q स्क्वायर। क्या इस 9q स्क्वायर में से हम 3 को बाहर ले सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग दैट इज 3 इंटू 3q स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन ने मुझे m एक दिया था, राइट। m क्या है, ये m इज अ सम इंटीजर, यानी कि कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्लास 7th में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर एंड इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। ये याद है, प्रॉपर्टी याद है, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन। ये क्लास 7th और 8th में पढ़ा होगा आपने, है ना। अब ये बताओ q जो है, q ये इंटीजर है ना, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे दैट इज इंटीजर, 3 इज इंटीजर, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर इज आल्सो इंटीजर, सो 3q square, what I say, this is integer, correct, correct। so ये जो पूरा पार्ट है 3q स्क्वायर, दिस इज इंटीजर, और इसको हम क्या करेंगे, m अज्यूम कर लेते हैं, m ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि m कोई भी एक इंटीजर है। जैसे ही हमने इसको m बना दिया, 3q स्क्वायर को मैंने m बनाया, वैसे ही हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, राइट। ये कंडीशन तो हुई पूरी। चलिए कंडीशन नंबर 2 यानी कि केस 2 को लेके चलते हैं, जहां r की वैल्यू को हम रखेंगे 1। जैसे ही r की वैल्यू को आप 1 रखेंगे, ये इक्वेशन को ध्यान रखें, आप लोग लिख रहे हैं, राइट, लिख रहे हैं ना। तो ये इक्वेशन जो है इक्वेशन 1, इसको जरा ध्यान देंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस r स्क्वायर। जैसे ही r इज इक्वल टू 1 हुई, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 3। और इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 के मल्टीप्लीकेशंस में, 3 मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों से, दोनों पहले के 2 टर्म्स में हमने क्या किया, कुछ नहीं, 3 कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लेंगे, एक लास्ट में 1 पॉजिटिव बच जाएगा, +1 बच जाएगा यहाँ पे, राइट। और अब ये जो अनकॉमन पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, राइट ना, दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर, q एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए 3q स्क्वायर प्लस 2q इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर, और इसी को हम मानेंगे m, तो ये लिखा जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, नो डाउट, करेक्ट। अब
एक आखिरी केस जब r इज इक्वल टू 2 होगा। जैसे r इज इक्वल टू जैसे आप 2 लेते हैं, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 एंड 9q स्क्वायर। अब अगेन हम इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे, लेकिन लास्ट में क्या बचेगा 4। हमें किस फॉर्म में लेके आना है, 3 कॉमन लेना है। तो 3 कॉमन ले रहे हैं ना क्वेश्चन में, 3 b जो है वो 3 था, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 3 को कॉमन ले। अच्छा ये 4 जो है वो 3 से बड़ा है, राइट। तो एक काम करते हैं ना, इस 4 को इसको 3 प्लस 1 कर दें, क्या चलेगा? बिल्कुल चलेगा। जब ऐसा केस जब भी आएगा ना इस तरीके की प्रॉब्लम में, कि जो नंबर होगा वो जो b वाली वैल्यू या जो कॉमन लेने वाली होगी ना उससे बड़ी होगी, तो उसको हम लोग इस तरीके से स्प्लिट कर लेंगे। ओके, तो आप जैसे ही 4 को स्प्लिट कीजिएगा तो ये कुछ इस तरीके से अब लिखा जाएगा। ठीक है, ये एक नंबर हो गया और इधर बगल में ये। अब इन तीनों में से 3 को आप ले लेंगे कॉमन। जैसे ही 3 को लेंगे कॉमन, दिस इज 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड लास्ट में तो प्लस 1 है। और ये जो है ये क्या है, ये क्या है, ये भी तो एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, जिसे हम m एज्यूम कर सकते हैं। ओके, और जैसे ही आपने इसको m बनाया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, करेक्ट। अब चलो तीनों केस पे जरा 1 बाय 1 ध्यान देते हैं हम लोग। केस 1 जब r इज इक्वल टू 0 था, a की वैल्यू क्या आई थी, 3m आई थी। a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, 3m आई थी। केस 2 जब थे तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, 3m प्लस 1 आया था। और जब केस 3 था, जब r की वैल्यू 2 थी, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 3m प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि a स्क्वायर क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर था। तो कोई भी स्क्वायर टर्म या तो वो किस में है, 3m के फॉर्म में है, जो कि केस 1 में हमें देखने को मिला, या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में है, जो कि हमें केस 2 और केस 3 दोनों में देखने को मिला है। करेक्ट। तो फाइनली इसको आप स्टेटमेंट के थ्रू लास्ट में लिखेंगे कि फ्रॉम द above 3 cases we observed that the square of any positive integer are in the form of 3m or 3m plus 1. राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 4q plus 1 and 4q plus 3. ध्यान दीजिए क्वेश्चन ने क्या पूछा है यहां पे, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर जो होगा, ठीक है, वो 4q plus 1 या 4q plus 3 के फॉर्म में होगा। वहां पे पहला जो क्वेश्चन बनाया था वहां पे 2q plus 1 के फॉर्म में था ऑड वाला, अभी 4 चाहिए मुझे। जब 2q था तो हमने b की वैल्यू 2 ले ली थी ना, तो अभी क्या है, अभी ये 4 के टर्म में पूछ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या ले लेंगे, b इज इक्वल टू 4 लेंगे। कैसे, चलिए, तो इसको कैसे बनाएंगे, मैं कुछ हिंट्स देता हूं आपको, आप बिल्कुल उस तरीके से आप करके देखेंगे। लेट a बी एनी positive integer and b is equal to 4। जैसे ही ये ले लेंगे तो आप यहां लिखेंगे फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव, क्या मिलेगा हमें, a is equal to 4q plus r, where r की जो वैल्यू है वो 0 से 4 तक होगी। राइट, यानी कि जो r की वैल्यू होगी वो 0, 1, 2 एंड 3 होगी। जैसे ही ये चीजें होंगी तो अब क्या बनेंगे, यहाँ पे 4 केसेस बनेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। और केस 4 में ध्यान देना है कि क्या क्या निकल के आता है। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे एक बार, नहीं समझ में आएगा तो ये जो अभी मैंने क्वेश्चन बनाया था पहले, इसको फिर से एक बार आप देखेंगे। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन अभी खुद से करेंगे
डाउट अगर हुआ तो मैं बताऊंगा। फाइन, चलते नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। n इज एन ऑड इंटीजर, n कोई एक ऑड इंटीजर है और हमें ये शो करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 ये जो है ये 8 से डिविजिबल है। फाइन, ये 8 से डिविजिबल है। किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं इसको। जो एवरी ऑड इंटीजर्स होते हैं वो अभी अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया है, वो 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 में होते हैं। राइट, देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो हम ये समझ गए अभी तक कि कोई भी ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 में हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। n क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, n क्या है, क्वेश्चन ने पहले बोल के रखा है भैया ये ऑड इंटीजर है। n इज योर, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, n इज योर ऑड इंटीजर, कुछ और नहीं समझना है, ये ऑड इंटीजर पे बात कर रहे हैं। अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस बनाए हैं ना उस सभी पॉजिटिव इंटीजर थे, यानी कि वो ऑड भी थे इवन भी थे, बट इस क्वेश्चन में स्पेशली ये ऑड इंटीजर्स की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान देंगे थोड़ा। तो ऑड इंटीजर्स जो है, जो ऑड इंटीजर है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो चलिए फिर केस 1 हम ले लेते हैं। पहला केस, जब ये 4q प्लस 1 में आएंगे तो हमने n बना दिया, क्योंकि ये तो ऑड इंटीजर है ना 4q प्लस 1, तो n ले लेते हैं 4q प्लस 1। जैसे ही n को 4q प्लस 1 करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इसको स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये रहा -1, ये -1 और ये +1 कैंसल आउट हो जाएंगे, करेक्ट ना। अब इन दो नंबर में से 8 जो है आपका कॉमन आ जाएगा और ये बच जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 1। यहां तक में कोई डाउट नहीं है, अगर है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई, तो अब एक काम करते हैं, सेकंड वाले केस में चलते हैं, जब हम लोग 4q प्लस 3 लेके चलेंगे। जैसे आप 4q प्लस 3 लेके चलते हैं, ऑफकोर्स अगेन क्वेश्चन ने बोला है ना ये फॉर्म है ना, n स्क्वायर माइनस 1 है, तो ऑफकोर्स उसको स्क्वायर करेंगे और एक -1 कर देंगे। जैसे ही आप स्क्वायर और -1 करेंगे ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 4q प्लस 3 होल स्क्वायर -1। होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, ये 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 आएगा -1। जैसे ही -1 करेंगे दिस बिकम 8, ठीक है, और यहां इस पूरे में से अब 8 जो है कॉमन हो जाएगा, राइट। तो ये 8 कॉमन आएगा। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है, जैसे अब 8 कॉमन आ गया ना, तो यहां भी ध्यान दो, ये 8 मल्टीप्लाइड बाई ये नंबर है, 8 मल्टीप्लाइड बाई ये नंबर है, इट मीन 8 इज द फैक्टर ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। इट्स मीन सेकेंड केस में भी 8 इज द फैक्टर ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। तो यहां हम लिख सकते हैं फ्रॉम above both cases we have 8 as the factor of n स्क्वायर माइनस 1। अब 8 जो है वो n स्क्वायर माइनस 1 का क्या है, फैक्टर है, मतलब वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, राइट। और यही तो क्वेश्चन ने पूछा था आपसे। डन, हेंस प्रूफ। ओके, अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशंस के ऊपर। प्राइम फैक्टराइजेशंस का जो टॉपिक है हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं इस चीज़ को और आप जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशंस कैसे भी किया जाता है किसी नंबर का, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशंस के बाद कुछ थ्योरम्स भी हैं, वो भी हम लोग देखेंगे 1 by 1 इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए, तब तक कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके पास जो भी बुक्स हैं आप उससे
कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस में लगे रहिए। जो भी डाउट्स होंगे आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, या उससे पहले आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी सोशल मीडिया ऐप से। ओके, थैंक यू, बाय बाय।